नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 128 लोगों की मौत, 63,000 पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 128 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3,277 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 62,339 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 2,109 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 19,358 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कुछ शर्तों के साथ सोमवार से राज्य के अंदर मुफ्त बस सेवा देगी सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कल यानी सोमवार से राज्य में फंसे लोगों की मदद के लिए राज्य के अंदर मुफ्त बस सेवा की शुरुआत करने का फैसला किया है। ये बसें राज्य के अंदर ही अन्य जिलों में फंसे लोगों को उनके गृह जिले तक लेकर जाएंगी। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने शनिवार को दे दी है। राज्य परिवहन बस सेवा मांग के आधार पर संचालित की जाएगी। इसको लेकर जारी एक बयान में कहा गया कि बस उन यात्रियों को लेकर जाएगी जो किसी अन्य शहर में आने जाने में फंस गए हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बता दें कि इन लोगों को इस यात्रा के लिए संबंधित नोडल अधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक अब जल्द आ सकेंगे छत्तीसगढ़। वापसी के लिए राज्य सरकार ने 4 ट्रेनें की कंफर्म। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ में श्रमिकों, छात्रों और संकट में पड़े लोगों और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कंफर्म कर दिया। इन ट्रेनों में आने के लिए लोगों द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप में अप्लाई करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऐप का लिंक जारी कर दिया। इन ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिक, छात्रों, संकट में पड़े लोगों अथवा चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ही सफर की अनुमति होगी। राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि जो जहां पर है वहां स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहे। जिन्होंने घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों में अनुमति मिलते जाएगी, ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जहां जहां लोग हैं वहां अनुमति पश्चात कई चरणों में ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, बाबा साहेब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र में फंसे 10 लाख प्रवासी मजदूर, कुछ राज्य उन्हें वापस बुलाने को तैयार नहीं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन लागू किया है। इस कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजे जाने को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्य प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य बुलाने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को कुछ राज्यों द्वारा वापस नहीं बुलाए जाने संबंधी रुख पर शनिवार को चिंता जताई है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोविड-19 की निगरानी के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में केंद्रीय टीम की होगी तैनाती। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में कोविड-19 की निगरानी के लिए केंद्रीय टीम की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को कहा, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों ने केंद्रीय टीमें तैनात होंगी, जो स्थितियों पर नजर रखेंगी और बीमारी को कंट्रोल करने में राज्य सरकार की मदद करेंगी। जीएस रैंक का अधिकारी टीम का नेतृत्व करेगा। केंद्रीय टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त सचिव स्तर का एक नोडल अधिकारी और एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शामिल होगा। जिन राज्यों में केंद्रीय टीम की तैनाती होगी उनमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल होंगे। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह टीम संबंधित राज्यों के जिलों और शहरों में प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना वायरस रोकथाम के उपायों के कार्यान्वयन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की मदद करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, मोदी सरकार को नहीं पता कोरोना से कैसे लड़ना है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रवक्ता अजय माकन ने आज मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो यह बता सके कि कोरोना की लड़ाई कब तक चलेगी और इसे कैसे लड़ना है। उन्होंने कहा, सरकार के हर अधिकारी का बयान अलग है। कांग्रेस में आज एक वीडियो जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, महाभारत का युद्ध हमने 18 दिन में जीत लिया था, कोरोना को हराने के लिए हमें 21 दिन चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो 24 मार्च का है, जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उसी वीडियो में नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल बता रहे हैं कि 16 मई को कोरोना खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना का पीक नहीं आएगा, इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। इसके अलावा वीडियो के आखिर में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोल रहे हैं, जून जुलाई में पीक आएगा, तो ऐसे में हम किसकी बात माने। अजय माकन ने कहा कि यह वो अधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी राय देते हैं। ऐसे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि देश की जनता किसकी बात माने। सरकार की कोरोना से लड़ने की रणनीति पूरी तरह विफल है, क्योंकि विश्व में कई देश ऐसे हैं जो कोरोना को हराने में सफल रहे हैं। उन सभी को पता था कि कब और कैसे रणनीति बनानी है, इसलिए वो देश कामयाब रहे। लेकिन भारत में राज्यों के मुख्यमंत्री को यह अधिकार तक नहीं है वो अपने राज्य में रेड और ऑरेंज जोन
और ग्रीन जोन अपने हिसाब से बना सकें। वहीं अगली बड़ी खबर, घर में ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट चेक करेंगे टीचर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शिक्षकों द्वारा अपने घरों पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं सौंपने के लिए 3000 स्कूलों को परीक्षा केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया। गृह मंत्रालय ने सहमति मिलने के बाद यह कदम उठाया। शिक्षकों के बीच उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जो निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं है। मंत्री ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की हो चुकी परीक्षाओं की 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षकों को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश भर में सीबीएसई से संबद्ध 3000 स्कूलों की पहचान मूल्यांकन केंद्र के रूप में की गई है और उन्हें मूल्यांकन कार्य के लिए विशेष अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3000 स्कूलों की उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षकों के घर तक पहुंचाई जाएंगी और कल से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया 50 दिनों में पूरी हो जाएगी। कोरोना वायरस पर काबू के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में देर हुई है। बोर्ड की लंबित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने और एडवांस को फीस नहीं लेने के आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के समय महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों के परिजनों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। परिजनों को 2020-2021 सत्र में बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। सरकार ने ऐलान किया है कि स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा बकाया फीस देने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। कोरोना से फैले संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला अभिभावकों के लिए बड़ी सौगात है। अभिभावकों को अब 2020-2021 में स्कूल की फीस बढ़ाकर नहीं लेंगे। इसके अलावा 2019-20 और 2020-21 में फीस एक साथ देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक अभिभावकों को बताया कि फीस की अदायगी के लिए अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि बकाया फीस अभिभावकों को 1 महीना या 3 महीने का समय मिलना चाहिए। आदेश पत्र के मुताबिक अभिभावक शिक्षकों के संघ की कार्यकारिणी फीस कम करने पर समीक्षा की जा सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, सेहत पर झूठी अफवाह फैलाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अपने स्वास्थ्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि मेरी सेहत के बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए दुआएं भी मांगी हैं। गृह मंत्री ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए ट्वीट कर दुआएं मांगी हैं। देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं इन सब पर ध्यान नहीं दिया। यह सब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि सभी लोग काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। उन्होंने आगे लिखा कि परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिन में काफी चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर, इस मोबाइल ऐप से कम कीमत पर मंगाएं जरूरी दवाएं, 3 लाख से अधिक लोगों ने लिया फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इस मुश्किल समय में आम लोगों तक जरूरी और सस्ती दवाएं पहुंचाने में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप लोगों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पता लगाने और किफायती जेनेरिक दवा प्राप्त करने में काफी मदद कर रहा है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने बढ़ाया उद्धव ठाकरे का सिरदर्द, 9 सीटों पर घमासान तेज हुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को होने वाला चुनावी मुकाबला रोमांचक हो गया। कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी खड़ा करने का फैसला किया, इससे घमासान तेज हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाबा साहेब थोराट ने शनिवार को दूसरा उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कांग्रेस पार्टी ने सिरदर्द बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे के 2 उम्मीदवार के बजाय महज 1 उम्मीदवार को ही चुनाव में उतारने की सलाह देते रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के इस कदम से मुख्यमंत्री ठाकरे के एमएलसी कुर्सी हासिल करने की राह मुश्किल हो गई है। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए सीएम ठाकरे को 27 मई तक प्रदेश के किसी भी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने की नौबत भी आ सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, टैक्स फ्री होगा राम मंदिर के लिए दिया गया दान, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए दिया गया दान टैक्स फ्री होगा। अगर आप इस साल राम मंदिर के लिए दान देते हैं तो सीबीडीटी की ओर से आपको बड़ी राहत दी जाएगी। दरअसल वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर आप चालू वित्त वर्ष में दान करते हैं तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक राम मंदिर में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत आयकर में छूट मिलेगी। बता दें कि इस साल श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान दिए जा रहे हैं। जो कि कैंडिडेट इस ट्रस्ट को दान करेगा, टेस्ट में छूट का फायदा उन लोगों को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, आपको ये भी बता दें, आयकर छूट का दावा करने के लिए जरूरी है कि ट्रस्ट में मिले दान की रसीद आपके पास हो। इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पेन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्यौरा होना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, आज से पश्चिम बंगाल के मजदूरों की घर वापसी, ममता और केंद्र के बीच तनातनी से निकला रास्ता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का रास्ता खुल गया। आज पश्चिम बंगाल के मजदूरों की पहली खेप ट्रेन से लौट रही है। ममता बनर्जी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 10 ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। आज तेलंगाना से एक ट्रेन पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंच रही है, लेकिन इस पर मचा सियासी घमासान थमा नहीं है। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने के मामले में इतना तूल पकड़ा है कि केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच तख्ती पलट गई है। झगड़ा तब तक बढ़ा जब तक गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था, हमें पश्चिम बंगाल से उम्मीद है कि मुताबिक समर्थन नहीं मिल रहा। राज्य सरकार अपने अपने यहाँ ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही। यह बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है, इससे उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में विदर्भ में धूल भरी आंधियां और गरज के साथ बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।